स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड मैन से जो पेन से लिखते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शल्तियार वॉन द क्रेम्स एनेक्स एम्पायर का चांसलर। क्रेम्स डिस्क्राइब करता है कि वो लॉयल सर्वेंट है जिसने मास्टर की सेवा के प्लेजर को वैम्पायर किंग बनने की ग्लोरी से ऊपर रखा। वो कहता है कि वो अपने मास्टर की लिमिटलेस अचीवमेंट्स लिखने के लिए ये रिकॉर्ड छोड़ रहा है। कहानी शुरू हुआ था उस दिन से जब आसमान पर्पल लाइटनिंग से फटा था और उसी चमक के बीच एक आदमी दूसरी दुनिया से उतरा था। वो आदमी इस वर्ल्ड में आते ही एनेक्स कॉन्टिनेंट को कंकर करता है। सब लोग एनेक्स कॉन्टिनेंट के एम्परर के नाम पर चीयर करते हैं और उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। चांसलर क्रेम्स अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि अब सारी डायमेंशंस उसके कदमों में है, लेकिन एम्परर धीमी आवाज में कहता है कि आखिर में कोई भी उसके होमलैंड के बारे में कुछ नहीं जान पाया। क्रेम्स उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर के भीतर कैसी उदासी है। क्रेम्सले नरेशन जारी रखता है। ये आदमी उसका मास्टर है जिसने केवल 50 सालों में पूरा कॉन्टिनेंट जीत लिया। क्रेम्सले बताता है कि उसका मास्टर इतनी पावर रखता है कि बस सोचने से लाखों डेड को कंट्रोल कर लेता है और उसकी तलवार माउंटेन्स को चीर देती है, यहाँ तक सीज को भी डिवाइड कर देती है। वो अनक्स एम्पायर का इमोर्टल एम्परर है जो लिविंग और डेड दोनों का राजा है। क्रेम्स लिखता है कि अनगिनत लोग उसकी पावर के आगे झुकते हैं और जो भी उसे चुनौती देता है वो अनडेड बनकर उसकी इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाता है। ड्रैगन्स जिन्होंने कॉन्टिनेंट को टेरर में डाला था, डीमन किंग, डीमन वर्ल्ड के साथ आर्च ड्यूक्स, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का हेवनली डेमोन, यहाँ तक कि वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट किंग भी सब उसके सामने गिर चुके हैं। अनक से जुड़ी सारी डिमेंशंस उसके कंट्रोल में है। लेकिन क्रेम्सले सोचता है कि उसका मास्टर क्या चाहता है और जवाब सिंपल है, वो अर्थ वापस जाना चाहता है। मगर हर डायमेंशन घूमने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने थ्रोन से सब वेसल्स को बुलाता है और कहता है कि वो अब टायर्ड है और अब वो लॉन्ग स्लिप चाहता है। फॉलोअर्स शॉक में होते हैं और कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है। एक स्केलेटल लिच कहता है कि वे मास्टर के लिए खोज जारी रखेंगे, लेकिन एम्परर कहता है कि अब लौटने का कोई मतलब नहीं। 300 साल बीत चुके हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त सब मर चुके हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। वो नया आदेश देता है कि अब सब लोग उसके इटर्नल रेस्ट का रास्ता ढूंढे। पैलेस में रोने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन एम्परर का आर्डर कोई नहीं बदलता। एम्परर के आर्डर पर सीनियर लिचेस एक विशाल डिसिग्रेशन मैजिक सर्कल बनाते हैं जो सब कुछ डिवावर कर सकता है। एम्परर उसे देखता है और कहता है कि शायद अब वो सबको फिर से देख सकेगा। वो अकेला उस डिसिग्रेशन मैजिक सर्कल की ओर बढ़ता है। क्रेम्स पीछे दौड़ता है, उसे पुकारता है और कहता है कि वो मौत में भी उसकी सेवा करेगा। जैसे ही एपर का कदम मैजिक सर्कल में पड़ता है, डिसिग्रेशन मैजिक एक्टिवेट होता है। एम्परर के पीछे क्रेम्सले भी मैजिक सर्कल में कदम रखता है और तेज लाइट चमकती है। सब कुछ खत्म होता दिखता है। प्रेजेंट में एक आवाज आती है कि लाइट्स क्यों बंद है, जो क्रेम्स को स्टार्ट कर देती है। एम्परर अब अपने अर्थ की बॉडी में है। नाम है कांगजोन और उसकी बाहों में एक बेबी गर्ल है। वो क्रेम्सले को डांटता है कि घर में रहते हुए वो लाइट बंद क्यों रखता है। क्रेम्सले अब मॉडर्न स्पोर्ट्स वेयर पहने सिर पकड़कर कहता है कि सबसे अंधेरी रात मैं भी एक कैंडल सूरज से ज्यादा चमकती है। कांगजोन घूरता है और कहता है कि अगर किसी बात की शुरुआत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से करनी पड़े तो वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए, और क्रेम्स शर्म से गला साफ करता है। वो पूछता है कि मास्टर अभी तक सोए क्यों नहीं। कांगजोन कहता है कि मजाक कर रहा है क्या, बेबी नहीं सो रही इसीलिए वो भी नहीं सो सकता। क्रेम्सले झुककर माफी मांगता है, लेकिन कांगजोन कहता है कि धीरे बोले वरना बेबी जाग जाएगी। तभी बेबी सच में रोने लगती है। कांगजोन गुस्से में कहता है कि अब उसने उसे जगा दिया, अब वही बेबी को संभाले। क्रेम्सले हमेशा की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करता है और कहता है कि शायद बेबी भूखी है। कांगजोन जवाब देता है कि उसे अभी बेबी फूड खिलाया है। फिर क्रेम्स कहता है कि शायद उसका डायपर गंदा है, मगर कांगजोन कहता है कि नहीं, वो साफ है। आखिर में क्रेम्स कहता है कि अपनी नॉलेज से वो नहीं समझ पा रहा कि बेबी क्यों रो रही है, और कांगजोन उसे यूजलेस कहता है। क्रेम्सले फिर से अपनी बुक में लिखने के लिए बैठता है। तभी कांगजोन की आवाज आती है कि लेटा नाइट स्नैक आ गया है। लेट नाइट स्नैक सुनकर क्रेम्सले की आंखें चमक उठती है। कांगजोन कहता है कि चिकन है और क्रेम्स चिकन चिल्लाते हुए कमरे से भागता है। बुक से नरेशन जारी रहती है।
क्रेम्स ने लिखा था कि मैजिक सर्कल की फेलियर से उसका मास्टर आखिर अपने होमलैंड लौट आया और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की, कभी किसी से प्यार नहीं किया। और फिर फ्रेम में कांगजोन की बेटी के रूप में एक रेड हेयर टाई दिखती है। फिर सीन चिकन और ड्रिंक्स पर कट होती है। प्रेजेंट में कांगजोन क्रेम्स और बेबी सोल टेबल पर बैठे चिकन खा रहे हैं और क्रेम्स मुस्कुराकर कहता है कि चिकन हमेशा की तरह डिलीशियस है। कांगजोन की बहन सुबिन बूढ़े क्रेम से कहती है कि वो आराम से खाए। सुबिन सोल को गोद में लेने का ऑफर देती है ताकि कांगजोन आराम से खा सके। फिर वो पूछती है कि क्या कांगजोन आज भी घर पर ही रहा, और कहती है कि शायद उसे अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कांगजोन खाते हुए कहता है कि घर पर रहना एक्चुअली आरामदायक है और वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। सुबिन उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि वो सच में कंफ्यूज्ड होगा, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद। कांगजोन फिर कहता है कि वो सच में ठीक है, लेकिन सुबिन उसे रोक देती है और कहती है कि उसे दिखावा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ शुक्रगुजार है कि वो जिंदा लौट आया। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले गेट इंसिडेंट में गायब हो गया था। सुबिन सोचती है कि कितने साल गुजर गए होंगे और कहती है कि कांगजोन सालों तक गेट के अंदर फंसा था, इसलिए उसका जल्दी नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। कांगजोन सोल को पकड़कर कहता है कि उसने 1000 बार बताया है कि वो गेट में फंसा नहीं था। उसे अचानक एनक्स नाम के कॉन्टिनेंट में समन किया गया था। सुबिन व्यंग्य भरे लहजे में कहती है कि अब वो फिर से उसी स्ट्रांग एपर वाली कहानी शुरू करेगा क्या। कांगजोन शांत भाव से कहता है कि वो सच्चाई ही बता रहा है। सुबिन फिर क्रेम्स की ओर इशारा करती है और पूछती है कि ये एल्डरली जेंटलमैन कौन है। क्रेम्सले विनम्र होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कांगजोन कहता है कि वो उसका पुराना एडवाइजर है। वो बताता है कि क्रेम्स उसकी मदद करता था और स्टेट अफेयर्स पर डिस्कस करता था। क्रेम्सले सिर झुकाकर जोड़ता है कि एक वफादार सेवक के रूप में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभालता था। सुबिन, जो खुद एक फैक्ट्री वर्कर है, सेटायर में सिर हिलाती है और कहती है कि गेट सर्वाइवर्स को अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस हो जाता है। उसे खुशी होती है कि कांगजोन और क्रेम्सले को बस हल्के डल्यूज है। कांगजोन इरिटेट होकर कहता है कि भले ही वो उसकी बहन है, उसे पागल कहना गलत है। सुबिन उसे थपथपाती है और कहती है कि 3 साल बाद लौटने पर ऐसा होना नॉर्मल है। वो उसे समझाती है कि अब उसके पास सोल है, वो यंग है और उसे बस एडजस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। वो वादा करती है कि जब तक कांगजोन संभल नहीं जाता वो सब मैनेज करेगी। सुबिन फिर क्रेम्सले से कहती है कि जब तक चाहे वो यहाँ रह सकता है और क्रेम्सले झुककर सुबिन को धन्यवाद देता है। कांगजोन सोल की तरफ देखता है जो अपनी बीआई के धागे खोलकर खेल रही है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि वो उसके लिए बांध देगा। धागे पकड़ते हुए वो कैजुअली कहता है कि पहले वो खुद ही गद्दारों के लिए फांसी के नॉट्स बनाता था। सोल मासूमियत से उसे देखती है और कुछ शब्द दोहराने की कोशिश करती है। कांगजोन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि ध्यान से देखें, अगर नॉट टाइट हो तो गर्दन तुरंत टूट जाती है। तभी सुबिन अचानक चीखती है और हैरान होकर पूछती है कि वो एक बच्चे से क्या बातें कर रहा है। कांगजोन काल होकर कहता है कि वो बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा है। सुबिन गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि अब से कोई डरावनी बात नहीं। कांगजोन बड़बड़ाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वो नैपकिन से सोल का चेहरा साफ करता है। इतने में सोल कांगजोन की गोदी में बड़े आराम से सो जाती है। ये देखकर सुबिन कहती है कि सोल को अपने पिता का टच पसंद है। कांगजोन उसे गोद में उठाता है और जब वो नींद में झुकने लगती है तो कहता है कि वो उसे कमरे में सुला देगा। वो सोल के कमरे में जाता है और उसे धीरे से बेड पर लिटाता है। वो सोल को गर्म नजर से देखते हुए सोचता है कि ये उसकी अपनी बेटी है जो उसके एनेक्स कॉन्टिनेंट में समन होने के दौरान पैदा हुई। यादों में सुबिन उसे बताती है कि बच्ची का नाम लीसोल है और उसकी मां चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। कांगजोन जवाब देता है कि ये बात 300 साल पुरानी है। सुबिन एक पल को चुप होकर बस कहती है कि जो भी हो वो उसकी बेटी है और उसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्रेजेंट में कांगजोन सोल के पास बैठता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। उसे याद आता है कि एनेक्स कॉन्टिनेंट में सनसेट के टाइम क्रेम्सले ने उससे पूछा था अगर वो कभी होमलैंड लौटे तो क्या करेगा। कांगजो ने जवाब दिया था
कि वो बस एक शांत ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहता है जहां कोई उसे नोटिस ना करे। अब वो सोल को ब्लैंकेट से ढकता है और सोचता है कि शायद इसी तरह बच्चे को पालना और जीना भी एक ऑर्डिनरी जिंदगी है। वो उठता है और डेस्क पर रखे कुछ पेपर्स देखता है। जब वो उन्हें उठाता है तो बिल्स और पेमेंट नोटिसेस दिखते हैं। फिर सीन अगले दिन दोपहर को कट होती है और कांगोन कहता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई है। वो सोल को स्पून से खाना खिला रहा है और पीछे क्रेम्स खड़ा है। क्रेम्सले चिंतित होकर पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, मगर कांगोन सोल को फीड करते हुए पूछता है कि खाना कैसा है। क्रेम्सले हैरान होकर अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या ग्रेट मास्टर के मुंह से प्रॉब्लम शब्द सच में निकल रहा है। कांगजोन उसे पेपर्स पढ़ने को कहता है। क्रेम्स पहले अनपेड फोन बिल्स की नोटिस पढ़ता है, फिर वाटर शट ऑफ का वार्निंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंशन और गैस कट ऑफ का नोटिस। कांगोन कहता है बस अब काफी है। क्रेम्सले झुककर पूछता है कि क्या ये सब लेट पेमेंट्स की मांग है। कांगजोन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, और लगता है सुबिन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हालत पूरी तरह मेस है। क्रेम्सले हैरान होकर कहता है कि कोई रॉयल फैमिली से पैसे कैसे मांग सकता है। वो सुझाव देता है कि नोबल्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर खर्च पूरे किए जाए। कांगजोन हंसी रोक नहीं पाता और सिर पकड़कर जोर से हंसने लगता है, जबकि क्रेम्सले डर जाता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर को क्या हो गया। कांगजोन मिस्टीवर स्माइल के साथ कहता है कि इस दुनिया में उनकी हालत एनेक्स के स्लेव्स जैसी है। वो कहता है कि यहाँ उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों की सर्विस करनी पड़ती है और बदले में थोड़ा सा पैसा मिलता है। क्रेम स्लेव शॉक में खड़ा रहता है। एक रॉयल वैम्पायर लिनिएज का आर्च ड्यूक जो कभी राज्य चलाता था, अब यहाँ एक मामूली आदमी बन गया है। वो घुटनों पर गिरकर इस स्लेव वाली बात को हजम नहीं कर पाता। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और तय करता है कि असली फॉलो वही है जो कठिन समय में भी लॉयल्टी साबित करे। वो घुटनों पर झुककर कहता है कि वो फिर से एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा ताकि कांगजोन एक बार फिर थ्रोन पर लौट सके। कांगजोन हल्के स्वर में कहता है कि जैसा चाहे वैसा करे। फिर सोल को गोद में लेकर धीरे से कहता है कि अब उन्हें पैसे कमाने होंगे। कुछ टाइम बाद कांगजोन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मुंह खोले, लेकिन सोल जिद में सिर घुमा देती है। पास ही सुबिन खड़ी देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने स्पेशली ब्लैक सेसमी से ये बेबी फूड बनाया था, पर लगता है सोल को ये पसंद नहीं। कांगजोन को याद आता है कि किसी ने कहा था बच्चे को जबरदस्ती खिलाने से बेहतर है उसे खाने में इंटरेस्ट दिलाओ, उसे प्ले की तरह महसूस करवाओ। वो कहता है कि अब गेम खेला जाएगा और सुबिन और सोल दोनों उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हैं। कांगजोन समझाता है कि ये कंपटीशन है, जो अपने खाने को जल्दी चबाकर निगल लेगा वो जीतेगा। स्पून उठाते हुए कहता है कि अगर सोल जीतती है तो आज जो चाहे कर सकती है। सोल की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है और वो खुशी से चिल्लाती है। सुबिन सोल को फीड करती है और हंसकर कहती है कि उसे अपने पापा को हराना है। कांगजोन चालाक मुस्कान के साथ सोचता है कि वो बहुत स्लो है। वो अपने अतीत को याद करता है, एनेक्स कॉन्टिनेंट पर जहां उसे सीधे चॉइस में फेंक दिया गया था। सोचता है कि एब्सोल्यूट पावर तक पहुंचने का कारण बस एक था, उसने हर छोटी चीज में पूरी ताकत लगा दी थी, चाहे वो एक रैबिट को हंट करना ही क्यों ना हो। अचानक वो तेजी से खाने लगता है और सोल को सॉरी कहता है, क्योंकि इतनी धीमी स्पीड से सोल उसे कभी नहीं हरा पाएगी। सोल शॉक में देखती है, उसकी आंखें भर आती है और कुछ ही पल में वो रो पड़ती है। सुबिन दौड़कर उसे गोद में लेती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उसे क्यों रुलाया। कांगजोन कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन सुबिन कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा था। कांगजोन अपनी रोती बेटी को देखता है और कहता है कि अगर उसे ये अनफेयर लगता है तो उसे स्टंगर बनना चाहिए। सुबिन चुप खड़ी रहती है जबकि सोल और जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रेम्स अपनी नोटबुक में लिखता है कि एपर ने आज सुबह प्रिंसेस को फूड ड्यूल में चैलेंज किया। मैजेस्टी ने पूरी कोशिश की और 3 साल की प्रिंसेस से जीत छीन ली। वो खिड़की से बाहर देखते हुए लिखता है कि उसे एपर के फ्यूचर एक्शंस को लेकर थोड़ा कंसर्न महसूस होता है। बाद में कांगोन सोल को पकड़कर सुबिन से पूछता है कि क्या वो आज बाहर जा सकता है। सुबिन सफाई करते करते रुकती है और हैरान होकर पूछती है कि अचानक क्यों। वो कहती है कि आज उसकी छुट्टी है और वो सोल को संभाल लेगी, लेकिन उसे अकेले बाहर जाने देना ठीक नहीं।
क्रेम्सले हंसते हुए बीच में बोलता है कि कोई चिंता नहीं, वो साथ रहेगा। मगर सुबिन चौंक कर पूछती है कि वो भी जा रहा है क्या। फिर सीन बस पर कट होती है। कांगजोन और क्रेम्सले बस में दिखते हैं। सफर के दौरान कांगजोन को सुबिन से उसकी बातचीत याद आती है, जब उसने माना था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो बताती है कि जिस मोहल्ले में वे रहते हैं वो अनसेफ है, इसलिए किराया सस्ता है, लेकिन अब वो डिपॉजिट इस्तेमाल कर रही है। कांगजोन ने पूछा था कि उसकी बहन को कितना पैसे चाहिए, पर उसने कहा था कि वो संभाल लेगी और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। फिर हंसकर बोली थी कि अगर इस हफ्ते खरीदा हुआ लॉटरी टिकट जीत गया तो करीब 1 अरब वो मिलेंगे। तब वो किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो जाएंगे और वो पूरी तरह सोल पर ध्यान दे पाएगी। उसने सोती हुई सोल की तरफ देखते हुए कहा था कि इस उम्र में उसे बस प्यार और अटेंशन चाहिए। बस में बैठे हुए कांगजोन सोचता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसे पैसे से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्रेम से कहता है कि उसने इस पर विचार किया है। उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए क्रेम्सले को एक नई पहचान चाहिए। क्रेम्सले पूछता है कि क्या वो उसके नाम की बात कर रहा है। कांगजोन हाँ कहता है और बताता है कि उसने उसके लिए इस दुनिया के हिसाब से परफेक्ट नाम सोचा है। क्रेम्स उत्साहित होकर सोचता है कि उसका महान एपर अब उसे नया नाम देने वाला है। कांगजोन कहता है कि अब से वो शल्तियर वन द क्रेम्सले नहीं बल्कि चोई डोल्सो है। क्रेम्सले कंफ्यूज होकर नाम दोहराता है और सोचता है कि उसे इस दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, पर यह नाम कुछ अजीब। तभी कांगजोन उसका चेहरा देखता है और पूछता है कि उसे नाम पसंद नहीं आया क्या, मगर क्रेम्सले तुरंत सिर हिलाकर इनकार करता है। कांगजोन समझाता है कि डोल्सो नाम लॉयल्टी का सिंबल है। डोल मतलब रॉक, सो मतलब स्टील, और ये नाम सबसे लॉयल फॉलोअर्स को दिया जाता है। वो कहता है कि अगर पसंद ना हो तो बदल देगा, लेकिन क्रेम्स जल्दी से बोल पड़ता है कि वो कैसे एपर के दिए नाम की वैल्यू पर सवाल उठा सकता है। कांगजोन कहता है कि अच्छा है, उसे नाम पसंद आया, और मन ही मन सोचता है कि ये नाम बोंगू गैदोंग से तो कहीं बेहतर है, जो पहला नाम था जो उसके दिमाग में आया था। फिर बस शहर के स्टेशन पर रुकती है और कांगजोन कहता है कि अब वो पहुंच गए हैं और उन्हें उतरना चाहिए। डोल्सो यानी क्रेम्स उतरते हुए आसपास देखता है और पूछता है कि अब कहां जा रहे हैं। कांगजोन जवाब देता है कि वो लोग गेट की ओर जा रहे हैं। डोसो की आंखें चमक उठती है। वो सोचता है कि गेट जरूर किसी मॉन्स्टर से भरी जगह होगी। वो हंसकर कहता है कि मास्टर ने बहुत सही डिसीजन लिया। कांगजोन पूछता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। डोल्सो फिलोसफर अंदाज में कहता है कि चाहे तलवार कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक शीत में रखो तो वो डल और रस्टी हो जाती है। वो जोड़ता है कि इतने समय बाद फिर से बैटलफील्ड पर लौटने की सोच ही उसे थ्रिल देती है। चलते चलते कांगजोन कहता है कि शायद ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वे अंदर हंटर्स की तरह नहीं बल्कि पोर्टर्स की तरह जाएंगे। ये सुनकर डोसो कंफ्यूजन में रुक जाता है। कांगजोन समझाता है कि हंटिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, जिसकी कीमत पर पर्सन 1 मिलियन वॉन है। ये सुनकर डोल्सो सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि उसके मास्टर किसी हालत में पोर्टर का काम नहीं करेंगे। लोग रुक कर देखने लगते हैं और कांगजोन कहता है कि ड्रामा बंद करे क्योंकि सब देख रहे हैं। लेकिन डोल्सो जिद में कहता है कि चाहे गले पर तलवार रख दी जाए, वो ये नहीं होने देगा। कांगजोन का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा पड़ता है और वो इम्पोजिंग आवाज में पूछता है कि क्या सच में उठेगा नहीं। फिर तेज लहजे में पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है। डोसो डर जाता है और उसे याद आता है हेवनली डेमन, जो मास्टर की वार्निंग अनसुनी करके खत्म हो गया था। वो तुरंत उठता है और माफी मांगता है। कांगजोन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो जानता है ये सब उसकी लॉयल्टी से आया है। फिर उसे शांत करता है कि पोर्टर का डेली वेज करीब 3 लाख फोन है। बस कुछ दिन काम करके रजिस्ट्रेशन फी और बिल्स भर लेंगे, फिर ये जॉब छोड़ देंगे। तभी सीन के बाहर कोई दूसरे आदमी की साउंड आती है। अगर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।